दोस्तों एसबीआई क्लर्क 2025 का एग्जाम अब कभी भी हो सकता है। उम्मीद है कि आपने अभी तक फॉर्म फिलअप कर दिया होगा क्योंकि डेट तो जा चुकी है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको अब अपना पढ़ाई करने का तरीका क्या रखना चाहिए, हर सब्जेक्ट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, और ओवरऑल प्रीलिम्स एग्जाम्स तक आपका पढ़ाई करने का तरीका, आपका रूटीन और सब चीजें कैसे आप मैनेज कर सके, इन सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। और पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए जिससे आपकी पढ़ाई पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, तो वो भी टिप्स मैं आपको दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होगा कि 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट है जो जा चुकी है और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। और इसका प्रीलिम्स है जो सितंबर में होगा, डेट अभी डिक्लेयर नहीं करी है, बट जनरली जो लास्ट डेट होती है उसके 20 दिनों के अंदर अंदर हमने देखा है कि प्रीलिम्स हो जाता है। तो आप ये मानकर चलिए कि 20 सितंबर तक या उसके आसपास आपको प्रीलिम्स देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब सीधा एसबीआई एग्जाम की डेट अनाउंस करेगी और आपको प्रीलिम्स के लिए एकदम रेडी रहना है। और फिर इसका मेंस जो कि नवंबर में है, तो आपके पास एक ठीक ठाक टाइम है, आप उसमें भी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। मेंस की बात हम आगे कभी करेंगे अलग से वीडियो में, क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस प्रीलिम्स पे होना चाहिए और उसमें कैसे हम सक्सेस हो, उसमें कैसे बेस्ट मार्क्स लाएं, आज हम उसी पे बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे अंतिम दिनों की आपकी तैयारी, क्योंकि अंतिम दिन ही कहेंगे भाई, 20 दिन है तो आपके पास अब आखिरी दिन ही बचे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। आपको पता है कि इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में, 30 नंबर, 20 मिनट का आपके पास टाइमर रहेगा। मैथ्स के 35 सवाल, रीजनिंग के आपके 35 सवाल, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 60 मिनट का समय। और बैंकिंग एग्जाम्स में जो अलग चीज है वो आप जानते हो कि इसमें सेक्शनल टाइमर चलता है, यानी सबसे पहले इंग्लिश ओपन होगा, 20 मिनट तक आपको इंग्लिश ही सॉल्व करनी है, आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पे स्किप नहीं कर सकते। फिर मैथ्स 20 मिनट के लिए खुलेगा, रीजनिंग 20 मिनट के लिए खुलेगा। और ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप, कई बार होता है ना कि यार इंग्लिश में समय बच गया तो चलो मैथ्स में लगा लेते हैं, अब आपको पूरा 20 मिनट देना ही है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से करके जानी पड़ेगी, जिस पर मैं आगे बात कर रहा हूं। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/4 की, 0.25 की, जो आप जानते हो। अब देखो सिलेबस में क्या क्या है, और आप चाहें तो वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत काम की चीजें हैं। अगर हम बात करें स्पीड मैथ्स की और अरिथमेटिक की, आपको पता है कि बैंकिंग में एडवांस मैथ्स नहीं आता है। एडवांस मतलब एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब नहीं आता है। कुछ टॉपिक्स आते हैं, बाकी मैक्सिमम जो पोर्शन है वो अरिथमेटिक का है और स्पीड का है, कैलकुलेशन का है। तो आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर, सर्ड्स, इंडाइसेस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, आपने ये सारे जो चैप्टर्स हैं इस पर आपको काम करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर्स हैं जिसमें कैलकुलेशन की असली परीक्षा है, और जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा आप इनमें उतना जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और बाकी फिर अरिथमेटिक तो है ही, मतलब कैलकुलेशन की जरूरत तो यहां भी पड़नी है आपको, तो कैलकुलेशन अच्छा होगा तो ये सारे चैप्टर्स आपके अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और आपको पता है कि अरिथमेटिक में अगर आप हर चैप्टर को बहुत अच्छा करना चाहते हो, आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मुझसे सारे चैप्टर्स बन जाएं, तो मेरी बात याद रखना, ये दो हीरो हैं इस अरिथमेटिक के, परसेंटेज और रेशो। परसेंटेज और रेशो से आप सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कवर कर सकते हो, क्योंकि डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, ये सब या तो रेशो से सॉल्व होंगे या परसेंटेज से सॉल्व होंगे। तो अरिथमेटिक में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि मुझसे अरिथमेटिक के चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है, तो आप दो चैप्टर्स को सबसे पहले मजबूत करिए। नंबर 1 परसेंटेज एंड नंबर 2 रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके पास अगर मेरा मैथ्स का कोर्स है या मैथ्स की बुक है, आपने मुझसे मैथ्स पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि हम सारी चीजों को रेशो और परसेंटेज से कनेक्ट कर देते हैं, या तो वो रेशो से सॉल्व होगा या परसेंटेज से सॉल्व होगा। तो वो टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इतने कॉन्सेप्ट्स, इतनी चीजें हैं कि आप कितनी चीजें अलग अलग याद रखोगे। तो बेटर है कि रेशो परसेंटेज से सारी चीजों को कनेक्ट करके पढ़ो, हर चैप्टर आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो अरिथमेटिक में आपके ये चैप्टर्स हैं। फिर इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई होता है, तो उसमें लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलर, कैसलेट्स, ये सारे होते हैं जो पूरे प्रैक्टिस का पूरा गेम है इसमें। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और रीजनिंग जनरली चैप्टर्स तो सारे बन जाते हैं, बस पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है, इनमें आपको बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो बाकी अगर चैप्टर्स में आप ठीक ठाक कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ चीजें बन रही हैं, तो एक आदत बना लो कि डेली कम से कम एक पजल और एक सिटिंग अरेंजमेंट तो करना ही है।
आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन पजल सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस और एक लेवल लाने में वास्तव में टाइम चाहिए, और वो कुछ दिनों में, या ऐसे नहीं कि बस 2 4 8 दिन में ठीक हो जाएगा। आपको उसके लिए लगातार एक अच्छी नंबर्स में आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक पजल या दो पजल, एक सिटिंग अरेंजमेंट या दो सिटिंग अरेंजमेंट डेली करने की आदत बना लो, चलता रहेगा, आपकी बहुत अच्छी ये चीजें हो जाएंगी। क्योंकि इसके लिए आपको क्वांटिटी पे काम करना पड़ेगा। जब आपने एक अच्छे नंबर्स में सिटिंग अरेंजमेंट पे और पजल पे काम कर लिया, तब जाके आपसे ये चीजें बनेंगी। नहीं तो इतना टाइम लग जाता है एग्जाम में कि पता चल रहा है कि आप 20 मिनट में बस एक पजल ही सॉल्व कर पाए। तो ये गलती नहीं करनी है। एग्जाम में पजल अकेला नहीं है, बाकी चैप्टर्स भी हैं, और पजल तो आपको 2 3 मिनट के अंदर खत्म करनी है। तो आप सोचिए कितनी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो उसके लिए डेली करने की आदत बनाओ कि रोज जो पढ़ाई कर रहे हो, जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो, सिलेबस पढ़ रहे हो, वो सब ठीक है, लेकिन ये पजल सिटिंग अरेंजमेंट को भी अपने उस रूटीन का हिस्सा करो कि भाई अलग से इस पे भी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप इसमें एक्सपर्ट बन पाओगे। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। अगेन ग्रामर और वोकैब का पूरा रोल है, और सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके सामने हैं सिलेबस पे। हालांकि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसपे आपको सारी चीजें बताई थी। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो आप यहां पे देख रहे हो। कि देखो, पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि आपको पढ़ना तो सारे चैप्टर्स हैं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आप सोचो कि इसको स्किप कर देंगे या इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन मैं आपकी बस ये मदद कर रहा हूं कि उन चैप्टर्स में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, जिनको आपको प्रायोरिटी पे रखना है, तो वो आपको यहां पे दिख रहे हैं। तो अगर वेटेज की बात करें कि भाई लगभग 70 से 75% वेटेज मैथ्स में, क्वांट में किन टॉपिक्स का रहता है, तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जो आते ही आते हैं, जिनसे क्वेश्चंस आएंगे ही। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डीआई हो गया, और अरिथमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पार्टनरशिप, 2D 3D, मेंसुरेशन जिसको हम बोलते हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये जो चैप्टर्स हैं इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो 70% वेटेज क्वांट में, मैथ्स में इन टॉपिक्स का है। इनको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, इनको हल्के में मत लेना, इन पे ज्यादा ही अपने एफर्ट्स लगाना, क्योंकि ये टाइम भी लेते हैं, क्वेश्चंस इनके आएंगे ही आएंगे, और इनके लिए चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस। तो इसको, जैसे आपको भी मैंने सजेस्ट किया कि भाई पजल सिटिंग अरेंजमेंट रोज लगाओ, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि डेली जैसे सिंप्लीफिकेशन के 5 या 10 सवाल करने की रोज आदत बना लो। उससे सिंप्लीफिकेशन आपका मजबूत हो जाएगा, उससे आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। रोज कम से कम 2 DI करने की आदत बना लो कि 2 DI डेली सॉल्व करना है। तो ये चीजें जब डेली आएगी, रोज इन पर काम करोगे, तब जाके आप इनमें एक्सपर्ट बनोगे। आपका टाइम कम होने लगेगा, आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ जाएगी। ये तभी पॉसिबल है जब डे टू डे इन पर काम करोगे, तभी इनमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग में अगर हम बात करें, पजल सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं जिनको आपको मजबूत करना ही है, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फिर मैं क्लियर कर दूं, ये चैप्टर्स के अलावा पढ़ना सब है। इसका ये मतलब नहीं कि बस इतना ही पढ़ के जाना है, ये गलती नहीं करनी है, पर इनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे करना है, इनको बहुत अच्छे से आपको इंप्रूव और स्ट्रॉन्ग करके जाना है, क्योंकि ये स्कोरिंग है, और ये तय करेंगे आपका सिलेक्शन, कि अगर आप मतलब इनमें भी कमजोर हो गए तो फिर तो आप गए, क्योंकि ये चैप्टर्स दम रखते हैं और इनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसके बाद इंग्लिश, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम आरसी कहते हैं, एरर स्पॉटिंग हो गया, वोकैबुलरी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, इनको आपको मजबूत करना है। अब इसके बाद देखो, बैंकिंग में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है भाई स्पीड। मतलब बाकी एग्जाम्स में तो ऐसा होता है कि फिर भी एक सफिशिएंट टाइम मिलता है, लेकिन बैंकिंग में टाइम बहुत कम मिलता है। जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और जिस नंबर्स में क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए चाहिए स्पीड, और स्पीड आएगी सिर्फ एक ही चीज से, और वो है मॉक टेस्ट। आपको कम से कम एक मॉक टेस्ट डेली लगाना ही है, चाहे कुछ हो जाए। कोई कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं चलेगा, आपकी पढ़ाई का लेवल जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक मॉक टेस्ट, क्योंकि 20 ही दिन है आपके पास, ऐसा नहीं कि 4 महीने बाद एग्जाम है तो ठीक है 2 1 महीने बाद शुरू करेंगे, नहीं, 20 दिन है। और अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सिलेबस पहले से कवर है, सारी चीजें बढ़िया हैं, तो 2 मॉक टेस्ट लगाओ। और अगर ऐसा है कि नहीं सर इतना समय नहीं, क्योंकि हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, रिवीजन भी करना है,
और चीजों को भी देखना है तो फिर एक मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन एक से कम में काम नहीं चलेगा। एक मॉक टेस्ट रोज लगाना है और ऐसे मानकर लगाना है कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो, एकदम एग्जाम का पूरा फील वहां पे होना चाहिए, टाइमर, सेक्शनल टाइमर के साथ। अभी सेक्शनल टाइमर पर भी आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। तो भाई पहले लगाओगे आप एक बहुत बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट, फिर उस मॉक टेस्ट का आपको करना है एनालिसिस। केवल टेस्ट लगाने तक सीमित नहीं रहना है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन सवालों में, 100 सवालों में क्या बना वो तो ठीक है, क्या नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्या गलती हुई, कौन सी चीज है जिसको वापस से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने की जरूरत है, कहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है, ये सब एनालिसिस से पता चलता है। तो टेस्ट लगाने के बाद अगर एनालिसिस सही है तो मार्क्स बढ़ेंगे। अगर टेस्ट लगा रहे हो मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब आप यहां पे कमजोर हो, आप एनालिसिस पे ढंग से काम नहीं कर रहे हो। इस चीज को बहुत सीरियस लेना है। टेस्ट आपने 1 घंटे लगाया, एनालिसिस को 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, कोई बुरी बात नहीं है, एनालिसिस ही आपके मार्क्स को बढ़ाएगा, इस बात को बिल्कुल तय समझना। तो टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, और ये चीज को आप रिपीट मोड पे चलने दो, लेकिन कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही है, ये बात आप ध्यान रखें। बाकी डेली अपने, और आप जब टेस्ट लगाओगे, मैथ सॉल्व करोगे, आपको समझ में आएगा कि कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, इन सब का रिवीजन रोज आदत बना लो कि इनको रोज पढ़ना है, 2 मिनट का समय लगेगा, इनको पलटाते रहो, तो आपको उसकी हेल्प कैलकुलेशन में मिलेगी और वहां से स्पीड आएगी। स्पीड आएगी, अपने आप कॉन्फिडेंस आता है, अपने आप नंबर आपके बढ़ते हैं, और सब चीजें फिर पॉजिटिव वहां पे होती है। तो सब चीजों का बैलेंस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस नहीं बनाओगे, सारी चीजों को साथ में लेकर नहीं चलोगे, तो आपके लिए फिर बड़ा खतरा है एग्जाम में, मतलब इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। इसलिए हर चीज को बैलेंस करो, एक अच्छा रूटीन बनाओ। जो बातें बता रहा हूं उन सब चीजों को प्रॉपर नोट डाउन करके अपने शेड्यूल में लगाओ कि हाँ यार, ये भी मुझे करना है, ये भी करना है, ये ध्यान देना है, ये रिवीजन करना है। ये सब चीजों का बैलेंस बनाओगे, रूटीन उसके हिसाब से बनाओगे, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद अब देखो सेक्शनल है, जैसे इंग्लिश है, तो आपको पता है कि यार इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चीजें मिक्स आती हैं। तो हर एक का अपना एक तरीका होता है। जो जनरली हम सलाह देते हैं वो ये कि आप पहले वो चीजें करो जो आपसे बनती है, वो चैप्टर्स को पहले उठाओ जो आपके स्ट्रांग है या जिनमें आप बिल्कुल गलती नहीं करते हो। और ऐसी चीजें जो टफ है, ऐसी चीजें जिनमें आपको टाइम लगता है, ऐसी चीजें जिस पे आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए, उनको लास्ट में करो। पहले वो मार्क्स खींच लो जो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। आपको पता है कि यार ये तो मेरा एकदम सही निकलता है। तो सेक्शनल में भी आपको ये ध्यान रखना है, ऐसी चीजों में मत उलझो कि जहां पे बन तो रहा है लेकिन पता चल रहा है आपका 5 मिनट 10 मिनट एक क्वेश्चन ने खराब कर दिया। स्पीड ब्रेकर से हमें बचना है। ऐसे कई क्वेश्चंस एग्जाम में जानबूझकर डाले जाते हैं जहां पे आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। इसीलिए आपकी हमेशा ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि भाई पहले जो बन रहा है वो करो, जिसमें हम अच्छे हैं वो करो, जिससे मार्क्स हम खींच सकते हैं वो। जो टाइम ले रहा है, जहां पे सोचने की जरूरत है, जहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, या जो हमारा वीक पार्ट है, उसको लास्ट में देखेंगे। तो ये सेक्शनल टाइमर के समय अपनी रणनीति पर ध्यान रखना, और यही हमने यहां पे लिखा है कि पहले सिंपल, बाद में मॉडरेट, पहले इजी सवाल, बाद में पजल्स, और ये सारी चीजें करो, है ना, सिंप्लीफिकेशन, और ये चीजें पहले कर लो, बाकी चीजें बाद में कर लो। तो ये आदत एग्जाम में नहीं करनी है, ये आदत आपको हर मॉक टेस्ट में करनी है। जैसा एग्जाम में करना चाहते हो वैसा काम हर दिन, हर मॉक टेस्ट को एग्जाम मानकर करके जाओ, तब जाके एग्जाम में आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अच्छे से आपसे चीजें बनेंगी। और अगर आप ऐसी आदतें बनाकर नहीं गए तो एग्जाम में फिर घबराहट होती है, एग्जाम में अचानक सब नया नया सा लगता है, क्योंकि आपने वैसी आदत बनाई नहीं, आपने वैसी प्रैक्टिस करी नहीं। तो इसीलिए ये सब पहले से करके जाना है भाई, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मन को शांत रखना, क्योंकि जब एग्जाम होता है, एक कंपटीशन का लोड होता है, सिलेबस का लोड होता है, टेस्ट लगा रहे हो, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसका अलग प्रेशर है, घर वालों की अलग उम्मीदें हमसे लगी हुई हैं, है ना, और हमें भी ये दिखता है कि अगर ये एग्जाम नहीं निकला तो मेरा, मतलब बहुत चीजें दिमाग में चलती हैं। लेकिन इस सब में अपने आप को शांत रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत कठिन काम है, पर ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने आप पर और ज्यादा दबाव डाला, अपने आप पर और प्रेशर डाला, तो आपके अंदर और, मतलब इंप्रूवमेंट तो छोड़ो, जो हम जिस लेवल पे आए हैं वो लेवल भी हम नहीं मेंटेन कर पाएंगे, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे ऊपर पड़ेंगे। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि भाई जितनी नेगेटिविटी दिमाग में चलेगी, उतना पढ़ाई पर, उतने हमारे परफॉर्मेंस पे नेगेटिव रिजल्ट दिखेगा। इसलिए अपने आप को कूल रखना,
अपने आप को शांत रखना, रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। इसलिए नींद अच्छी लो, डाइट अच्छी फॉलो करो, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा। एग्जाम तक सब छोड़ दो, अपने में मस्त रहो, ना किसी से मिलना, ना बातचीत, ना सोशल मीडिया, कुछ नहीं, बढ़िया अपनी पढ़ाई से पढ़ाई रखो। आप जितना नेगेटिव चीजों से दूर रहोगे उतने आप पॉजिटिव रहोगे, और जितना लोगों से सुनोगे, बातें करोगे, उतना फिर डिप्रेशन आता है, उतनी चीजें दिमाग में आती है, फिर उन चीजों का हम बार बार फिर चिंतन करते हैं, वही चीजें दिमाग में घूमती है, तो हम खुद ही गए वो बातें करने। बेटर है अवॉइड करो, अपने आप को सब चीजों से दूर रखो, बिंदास रहो, कॉन्फिडेंट रहो, शांत रखो, और पूरा फोकस पढ़ाई पे करो। और मैं एक सेंटेंस हमेशा कहता हूं, जो होगा देखा जाएगा। जब भी टेंशन हो, चिंता हो, घबराहट हो, अपने आप से एक ही चीज कहो कि यार अपने से जो मेहनत करते बन रही वो करना है, और बाद में फिर जो होगा वो देखा जाएगा। चिंता नहीं, ज्यादा लोड नहीं लेना है, अपना बेस्ट देकर आना है। जितना अच्छा हो सकता है वो आज हम कर रहे हैं, जितना अच्छा हो सकता है एग्जाम में करेंगे, और जो हो फिर उसकी चिंता नहीं करनी है। तो अपने आप को भाई शांत रखो, है ना। नेगेटिव मार्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेवजह तुक्के नहीं मारना है, जहां लगे वहीं पर, या जहां लगे कि हाँ इसमें थोड़ी बहुत रिस्क ली जा सकती है वहां पे, अदरवाइज तुक्का नहीं मारना, बेवजह कुछ भी लगा के नहीं आना है। ये कई लोग गलती करते हैं, और उस चक्कर में जो सही करके आए उसकी भी कुर्बानी दे देते हैं आप। तो नेगेटिव मार्किंग को हल्के में नहीं लेना है, यूं नहीं कि पूरा 100 में से 100 करके आना है। जो बने वो करो, कॉन्फिडेंट है वो करो, जहां लगे कि नहीं यहां श्योर नहीं है उसको छोड़ दो, तुक्का नहीं मारना है, बेवजह नहीं करके आना है। और जैसा मैंने कहा, एग्जाम के पहले भी और हर दिन अच्छी नींद लो, रेस्ट प्रॉपर लो, क्योंकि दिन भर एक ही ऑर्गन सबसे ज्यादा काम कर रहा है, वो है आपका दिमाग। तो उसको बेवजह थकाना नहीं है, उसको आराम भी देना है, क्योंकि दिन भर बेचारा वो काम करता है ना। तो नींद रोज अच्छी लो, भोजन आपका बढ़िया रखो, अपने आप को काम रखो, है ना। थोड़ा पढ़ लिया, फिर 5-10 मिनट थोड़े गाने सुन लिए, थोड़ा वॉक कर लिया, मतलब रिलैक्स रखो अपने आप को। एकदम मशीनों की तरह भी अपने आप को ट्रीट नहीं करना है, सारी चीजों का बैलेंस करो, बढ़िया पढ़ाई करो, फिर अपने दिमाग को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, फिर वापस पढ़ाई में लग जाओ। तो सब चीजें की जा सकती है अगर सही तरीके से हम चलेंगे तो ये सारी चीजें भाई हमारी तरफ से थी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी एक क्लैरिटी आ गई होगी। कुछ प्रश्न जो दिमाग में चल रहे होंगे, कुछ ऐसी चीजें चल रही होंगी थोड़ी बहुत भी नेगेटिव, तो वो सब चीजें दूर हुई होंगी। इन सब बातों को फॉलो करो, अच्छे से पढ़ाई करो, समय कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, लेवल बैंकिंग का अच्छा आता है, पर अगर इसमें तुमने करके दिखा दिया तो ये लाइफ चेंजिंग जॉब है, क्योंकि एसबीआई में जॉब करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ग्रोथ के हिसाब से बात करें, सैलरी के हिसाब से बात करें, सब कुछ बेहतरीन है। इसलिए अपने आप को झोंक देना है इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपके और कोई प्रश्न है, कोई और चीजें हैं जो आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में हम उस पर बात कर लेंगे। और अगर अच्छी तैयारी करनी है, अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, तो आप विनर्स ऐप पर हमारे फाउंडेशन बैच से जोड़ सकते हो। अचीवर्स बैच है, बहुत कम फीस में बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और सिर्फ एसबीआई नहीं, आगे आईबीपीएस के पीओ आ रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क है, और दूसरे जो एग्जाम्स है, एलआईसी का एग्जाम है, सब में आपको ये काम आएगा। आप अलग से भी कोर्स ले सकते हो, फाउंडेशन भी ले सकते हो, हर एग्जाम में आपको ये काम आ जाएगा। ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो आप विनर्स के इंदौर सेंटर पे आ सकते हो, यहां पे आपकी बैंकिंग की ऑफलाइन तैयारी भी हो जाएगी। एलआईसी का भी अलग से बैच उपलब्ध है, एसबीआई क्लर्क की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, 15 बहुत बेहतरीन टेस्ट पेपर्स हैं जो मात्र 99 में आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके पास जरूर होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत गजब के टेस्ट पेपर्स हैं ये, एकदम शानदार लेवल के। इन टेस्ट को आप एक बार और हो सके तो 2 बार लगा लोगे तो और अच्छा है। तो ये सारी चीजें आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर मिल जाएंगी। किताबें चाहिए हो आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की, तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है। ऑफलाइन आना है तो इंदौर का ही हमारा एड्रेस है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप यहाँ पे कॉल या मेल करके जानकारी ले सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, आखिरी तक पहुंचे हैं तो आप निश्चित रूप से एक सीरियस स्टूडेंट हैं, तभी आपने इतनी सारी बातों को सुना है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी बताइएगा, क्या दिक्कत आ रही है वो भी आप बता सकते हो, और अगर कोई प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, और आगे फिर कुछ नई टिप्स और नई चीजों को लेकर मैं आपसे वापस रूबरू होने वाला हूं। तब तक के लिए तब खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।